Hello students, welcome to VIP EduSurf. You are watching NEET Special Biology class एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसे स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूरल सिस्टम हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करता है और हमारे जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे न्यूरल सिस्टम का जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम लोगों ने देखा था। एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी के बारे में देखा था, उनमें कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उनका क्या रोल है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। और आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और यही जो ट्रांसमिशन है यही हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कंट्रोल करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। और न्यूरल सिस्टम ही हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को यानी सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को वो रेगुलेट करता है। तो यही रेगुलेशन का जो काम है, यही जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो इन सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है और जनरेशन कैसे होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें उनके दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि दो उनके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक है हमारा इरिटेबिलिटी एंड सेकंड है हमारा कंडक्टिविटी। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, जो दो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूरॉन्स के, यही हेल्पफुल होते हैं हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। तो ये इरिटेबिलिटी होता क्या है? तो इरिटेबिलिटी हमारे जो भी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज़ हैं इनके एबिलिटी को बोलते हैं इरिटेबिलिटी। कैसे एबिलिटी को? ऐसे जब कोई स्टिमुलेशन हमारे न्यूरॉन्स को मिलते हैं यानी कि हमारे नर्व सेल्स को जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो फिर वो इन स्टिमुलस को वो उस स्टिमुलेट से वो क्या होते हैं कि वो इरिटेट होते हैं, यानी कि अपनी एबिलिटी को शो करते हैं और उस स्टिमुलस को वो कन्वर्ट करते हैं एक नर्व इम्पल्स में। तो ये जो नर्व इम्पल्स का जनरेशन है यानी कि यही हमारा जो है न्यूरॉन का एक फंक्शन है। तो वही फंक्शन होता कैसे है? तो उसके एक फंक्शन प्रॉपर्टीज जो कि हमारा इरिटेबिलिटी है इसके थ्रू। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो कंडक्टिविटी हमारा, इसमें क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो गया उसका कंडक्शन होगा यानी कि ट्रांसमिशन होगा हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में। मतलब कहने का कि एक एक्सॉन और जो फिर सेकेंड न्यूरॉन जो हमारे एक न्यूरॉन जो सेकेंड न्यूरॉन से हमारे अटैच है, मतलब कि जो दोनों आपस में कनेक्टेड है जिस तरह से, तो वो जो कनेक्शन है तो वो हमारे एक एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में ट्रांसमिशन होता है। तो ये नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होगा, जो कंडक्शन होगा, वही हमारा सेकेंड फंक्शनल प्रॉपर्टी है न्यूरॉन का। ये रहा हमारा कंडक्टिविटी। और ये जो मूवमेंट होता है यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन जब होता है तो ट्रांसमिशन में मेनली होता क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, मूवमेंट होता है। किन का? तो आयंस का, सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज होता है जो कि हमारे नर्व फाइबर के अलोंग होता है और इसी के थ्रू हमारा जो है एक्टिवेशन होता है। सेकेंड जो अनदर न्यूरॉन हमारा अटैच होता है यानी कि हमारा जो अनदर न्यूरॉन एक न्यूरॉन से जो कनेक्ट होता है जिससे, और उसकी वजह से जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है यानी कि ट्रांसमिट हो पाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेशन नर्व इम्पल्स का, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हम लोग इसी को बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल बोलते किसे हैं, नर्व इम्पल्स बोलते किसे हैं? नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल तब बोलते हैं उस चीज़ को बोलते हैं जब हमारा सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। जो कि ये जो एक्सचेंज होता है ये एक स्टिमुलस क्रिएट करता है, यानी कि ये एक्सचेंज एक एक्टिवेट करता है हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। तो ये जो एक्टिवेशन होता है स्टिमुलस के थ्रू वो होता कैसे है? तो एक्सचेंज से होता है, सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज से एक्शन जनरेट होता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और an action potential in response to stimulus takes place very rapidly and is measured in millisecond। और ये जो प्रोसेस है हमारा एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होने का, ये बहुत ही रैपिडली यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है। इसलिए यानी कि बहुत जल्दी ये जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल के रूप में, ये बहुत जल्दी होता है। और इसे हम लोग मेजर करने के लिए मिली सेकेंड यूनिट का यूज़ करते हैं। मिली सेकेंड में हम इसे काउंट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। तो इस तरह से देखें कि जो न्यूरॉन है हमारे उनके दो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी एंड इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी जो दो प्रॉपर्टीज है ये किस तरह से मैनेज करते हैं हमारे नर्व इम्पल्स को।
अब हम लोग देखेंगे कि जनरेशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स के जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक्साइटेबल सेल्स कहने का मतलब ये है कि ये पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट का कहने का मतलब ये है कि ये न्यूरॉन्स हमारे एक्साइट तब होते हैं जब ये पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट में रहते हैं तब ये एक्साइट होते हैं और फिर फर्दर जब एक्साइटेशन हो जाता है तब फिर पोलराइजेशन, फर्दर फिर हमारा डीपोलराइजेशन एंड देन हमारा रीपोलराइजेशन फॉलो होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा कंडक्शन हो पाता है। और जनरेशन कैसे होता है तो पोलराइज स्टेट में होता है। तो जब हमारा जो न्यूरॉन है उस जिस वक्त वो रेस्टिंग फेज में होता है, मतलब कहने का कि वो रेस्ट में है, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल, कोई नर्व इम्पल्स वहाँ पे नहीं है, तब जो स्टेट होता है हमारे न्यूरॉन का उसे ही हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। और पोलराइज स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम में दिखाया गया, ये हमारा एक्सॉन है और अभी यहाँ पे हमारा एक्सॉन में जनरेशन होगा नर्व इम्पल्स का। तो अभी हमारा जो है रेस्टिंग फेज में, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारा जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो है, तो यानी कि पोलराइजेशन अभी हुआ। तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, हम देख सकते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन में तब मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए, मतलब उस वक्त पोटेशियम आयन इजिली परमिएबल होगा हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन में, और जो सोडियम आयन होता है वो इम्परमिएबल होता है। तो ये स्टेट में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्सॉन के अंदर, यानी कि अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे हमारा K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर में हाई होता है। अभी मैंने कहा कि पोलराइज स्टेट में हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है वो K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन के लिए वो ज़्यादा परमिएबल होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयंस। तो इस केस में होता क्या है कि इस वजह से ये जो मोर परमिएबल केस है K+ के लिए, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे एक्सॉन के इनसाइड K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और आउटसाइड जो है वो Na+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इस तरह से फ्लूइड जो कि हमारे आउटसाइड है एक्सॉन के, वहाँ पे हम लो कंसंट्रेशन देखते हैं K+ का और हाई कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग सोडियम आयन का। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा हाई कंसंट्रेशन होगा इनसाइड K+ का, तो इसका मतलब ये कंपैरिजन हाई कंसंट्रेशन हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू आउटसाइड बात कर रहे थे, यानी कि हाई अंदर है तो यानी कि लो होगा बाहर में, और अगर सोडियम आयन हमारा हाई है बाहर में यानी कि सोडियम आयन हमारा लो है अंदर में। तो हम दोनों यहाँ पे ज़्यादा और कम की बात हम लोग आउटसाइड और इनसाइड के कंसंट्रेशन कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। और जब हमारा, और ऐसा होता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे परमिएबल है K+ के लिए ज़्यादा हमारा एक्सॉन मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में, तो यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम आयन का इफ्लक्स होता है आउटवर्ड, यानी कि सोडियम आयन जो हमारा है एक्सॉन मेम्ब्रेन से 3 सोडियम आयन का जो है आयन बाहर जाता है और उसके एक्सचेंज में हमारा 2 K+ आयंस जो है वो इनफ्लक्स होते हैं, मतलब कि अंदर आते हैं हमारे एक्सॉन मेम्ब्रेन के। तो जिसकी वजह से Na+ 3 Na+ बाहर गया और 2 K+ आयन जो है हमारा अंदर आया है, तो Na+ 3 Na+ बाहर है हमारा और K+ हमारा 2 K+ अंदर है, तो कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का बाहर ज़्यादा है और कंसंट्रेशन हमारा पॉजिटिव आयन का अंदर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अंदर का सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है और बाहर का जो सरफेस है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर और नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है अंदर, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव आयन बाहर के कंपैरिजन में लो है इसलिए। और ये जो वेरिएशन है हमारे कंसंट्रेशन का, यानी कि सोडियम यानी कि आयंस का जो कंसंट्रेशन है, इनका जो वेरिएशन है इनसाइड और आउटसाइड, इसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है। और यही जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, इसी की वजह से फर्दर हमारा जो आगे का प्रोसेस यानी कि कंडक्शन नर्व इम्पल्स का हो पाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी ये पोलराइज स्टेट में यानी कि रेस्टिंग फेज में हमारा है, और इस वक्त जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे मेम्ब्रेन के क्रॉस यानी कि बाहर और अंदर का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यही हम लोग इसे ही हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। नर्व इम्पल्स का जनरेशन हमारे न्यूरॉन्स जब पोलराइज स्टेट में होते हैं यानी कि जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तब होता है। और तब होता क्या है कि हमारा जो उस वक्त
मेम्ब्रेन है हमारा एक्सॉन मेम्ब्रेन, वो मोर परमिएबल K+ आयन के लिए होता है और लेस परमिएबल यानी इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए। और इस वक्त क्या होता है कि हमारा जो 3 सोडियम आयन्स है वो हमारा आउटसाइड पास आउट होते हैं और एक्सचेंज होता है K+ आयन का, लेकिन 3 सोडियम आयन के एक्सचेंज होता है हमारा 2K+ आयन। तो 2K+ आयन अंदर आता है और 3Na+ बाहर जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का बाहर होता है और इनसाइड जो है हमारा वो लो कंसंट्रेशन होता है पॉजिटिव आयन का। और यही एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्दर प्रोसेस कंडक्शन का नर्व इम्पल्स का हो पाता है। अब हम लोग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात की, अब हम लोग देखेंगे कि फर्दर कंडक्शन जो नर्व इम्पल्स का वो कैसे होता है। तो कंडक्शन जनरेशन के ही प्रोसेस को आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो कंडक्शन हमारा होगा। तो जब हमारा जो स्टिमुलस है, यानी कि जब सफिशिएंट स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन्स के पास होता है, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि अभी जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हम देखें कि रेस्टिंग पोटेंशियल में हाई था बाहर और अंदर में लो था, तो हमारा ये जो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ये कंडीशन जब सफिशिएंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारा डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन क्या है, तो डीपोलराइजेशन ये रेस्टिंग पोटेंशियल वाला जो फेज है इसी का रिवर्स साइड है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा मेम्ब्रेन है वो Na+ के लिए ज़्यादा परमिएबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि रैपिड इन्फ्लक्स होता है हमारे Na+ आयन का, यानी कि Na+ आयन जो है वो रैपिडली फिर से वापस अंदर की ओर जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हाई कंसंट्रेशन जनरेट हो जाता है Na+ का, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है हमारा जो इनसाइड एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है। एक्सॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड का जो पोर्शन है वहाँ पे हमारा सोडियम आयन ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और इफ्लक्स होता है हमारे पोटेशियम आयन का, तो जिसकी वजह से पोटेशियम आयन जो है हमारा वो बाहर की ओर जाता है और यानी कि पॉजिटिव कंसंट्रेशन पॉजिटिवली चार्ज आयन का कंसंट्रेशन इनसाइड हाई होता है और आउटसाइड लो हो जाता है, जस्ट अपोजिट टू रेस्टिंग पोटेंशियल फेज। तो डीपोलराइजेशन में यही होता है, पोलराइजेशन का जस्ट रिवर्स साइड है हमारा डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन में हाई कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का आउटसाइड होता है, लेकिन डीपोलराइजेशन में रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, क्योंकि इस वक्त मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल हो जाता है हमारे सोडियम आयन के लिए और सोडियम आयन परमिट करके हमारे मेम्ब्रेन के अंदर आता है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से अंदर का कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन अंदर हाई हो जाता है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड। और फिर जब डीपोलराइजेशन हमारा एक बार स्टार्ट हो जाता है और ये जो एक्सचेंज जो हमारे एक्सचेंज का जो सीक्वेंस है ये हमारा फिर आगे ट्रांसमिट होता है, एक्शन पोटेंशियल आगे क्यों ट्रांसमिट होता है, तब होता क्या है कि जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो जब मैक्सिमम डीपोलराइजेशन हो जाता है एक्सॉन मेम्ब्रेन का, यानी कि हाई कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का यानी सोडियम आयन का इनसाइड हाई होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन ज़्यादा होता है तो फिर से जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने के लिए फिर से रीस्टैब्लिशमेंट होता है एक्सचेंज का और ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि फिर से वो वापस अपने स्टार्टिंग फेज में जो हमारा मेम्ब्रेन है वो आता है। तो ये जो फिर से रीस्टैब्लिश करता है अपने प्रोसेस को, यानी कि ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन था हमारे सोडियम और पोटेशियम का जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे उस कंडीशन को, यानी कि उस कंसंट्रेशन को फिर वापस से ये मेंटेन करता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, क्योंकि एक बार पोलराइज हुआ था स्टार्टिंग में हमारा मेम्ब्रेन और फिर से वही स्टेट में ये आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें फिर से हमारा क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम आयन जो है वो वापस से रिटर्न चले जाते हैं अपने पोलराइजेशन स्टेट में, यानी कि हाई कंसंट्रेशन फिर से हो जाता है सोडियम आयन का बाहर में और लो कंसंट्रेशन फिर से हमारा K+ आयन का देखने को मिलता है इनसाइड। तो इस तरह से क्या होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा फिर से रिस्टोर होता है और नर्व फाइबर जो है फिर से नया सिग्नल यानी कि नया इम्पल्स को जनरेट करने के लिए खुद को रेडी कर पाता है। तो हमारा जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है इसमें मेनली 3 फेज हम लोग देखें। पहला हमारा था पोलराइजेशन, दूसरा था हमारा डीपोलराइजेशन और तीसरा था हमारा रिपोलराइजेशन। तो पहले पोलराइज स्टेट में हमारा मेम्ब्रेन था, पोलराइज स्टेट में जब हमारा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन वो बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था, अंदर K+ आयन था और 2 Na+ आयन एक्सचेंज करता है 2K+ आयन से, या फिर
पोलराइजेशन स्टेट हमारा जो है वो प्रोसीड करता है डीपोलराइजेशन में, वो चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, और ये रिवर्स प्रोसेस है पोलराइजेशन का। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन सोडियम आयन का इनसाइड हाई हो जाता है और आउटसाइड लो हो जाता है, और यही प्रोसेस फिर आगे कंटिन्यू करता है। जब पोलराइजेशन अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है तब होता है, और तब क्या होता है, फिर से जो मेम्ब्रेन है वो वापस से रिस्टोर करता है अपने पोटेंशियल को, और वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है, यानी कि पोलराइजेशन स्टेट फिर से आता है। तो इसे इसे इसीलिए इसे हम लोग रीपोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। तो इन तीन स्टेट में हमारा, इन तीन फेज में हमारा जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो पास करता है खुद, फिर वो जनरेशन और कंडक्शन नर्व इम्पल्स का कर पाता है। तो इस तरह से जनरेशन और कंडक्शन नर्व इम्पल्स का कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जनरेट हो गया, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग हुआ हमारा एक्शन पोटेंशियल, और फिर ये कंडक्ट होकर के हमारे फिर फर्दर कंडक्शन हुआ, और फिर ये कंडक्ट होते हुए पूरे एक्सॉन टर्मिनल तक ये जाता है, और फिर अब इसके बाद ट्रांसमिशन होगा, यानी कि वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में इसी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा। तो ये अब हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। यानी कि जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन होता कैसे है, तो वो एक जंक्शन के थ्रू होता है जिसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। जंक्शन यानी कि जंक्शन, आप इसे गैप भी बोल सकते हैं। और ये जो गैप है ये हमारे वन न्यूरॉन और अनदर न्यूरॉन के बीच का एक गैप होता है। एक बहुत ही माइनर सा गैप देखने को मिलता है, उसी गैप को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो इसी साइनेप्स के थ्रू, इसी गैप के थ्रू ट्रांसमिशन हो पाता है। और ये जो स्मॉल गैप है एक एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट या फिर सेल बॉडी के बीच में, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी या फिर डेंड्राइट के बीच का ये जो गैप है, इसे ही हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो ऐसा भी मैंने बताया है। और ये हमारा, जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये हमारा एक्सॉन था, ये एक्सॉन का टर्मिनल को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि साइनेप्टिक नॉब है हमारा। ये एक्सॉन हमारा टर्मिनेट होता है कहाँ, साइनेप्टिक नॉब में। तो यही साइनेप्टिक नॉब का ये डायग्राम है। और फिर ये जो हमारा है, ये दूसरा हमारा न्यूरॉन है, जो कि इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होना है इम्पल्स का। तो ये जो हमारा एक्सॉन हुआ, यानी कि इसे हम लोग यहाँ से ट्रांसमिशन होगा, इसीलिए इसे हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोले। और फिर ट्रांसमिशन होगा दूसरे न्यूरॉन में, तो इसीलिए इसे हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोले। और ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है। तो साइनेप्टिक नॉब जो है हमारा, ये एक गैप से सेपरेट होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा है। और ये जो गैप है, ये गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दो न्यूरॉन के बीच में। ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो, यानी कि हमारा जो साइनेप्स है वो कैसा है। ये फर्दर इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो गैप है, तो इसी गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, ये जो हमारा साइनेप्टिक नॉब है, इस साइनेप्टिक नॉब में कुछ वेसाइकल्स पाए जाते हैं। इन वेसाइकल्स को हम लोग साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। और इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व इम्पल्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होने के लिए। यही न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है कि एक न्यूरॉन है ये हमारा, ये एक न्यूरॉन है, और ये एक हमारा दूसरा न्यूरॉन है। इनके बीच ट्रांसमिशन होना है, यानी कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना है। तो ये हमारा एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का, ये हम देख रहे हैं कि एक्सॉन का टर्मिनल है, टर्मिनल एंड कर रहा है यहाँ। ये रहा इसका साइनेप्टिक नॉब, और दूसरा जो न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि डेंड्राइट्स में ट्रांसमिशन डेंड्राइट्स में होता है। और फिर यहीं से ये ट्रांसमिशन फिर एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट होते हुए आगे की ओर प्रोसीड करता है। फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे इसका सेल बॉडी होगा, इसका डेंड्राइट्स होगा, तो यहाँ ट्रांसमिशन होगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब का, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसी को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर वैसे केमिकल्स हैं जो कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है हमारे साइनेप्स के थ्रू, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे ही केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और जब एक्शन पोटेंशियल हमारे एक्सॉन के टर्मिनल में रीच करता है, यानी कि पहुंचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक रिलीज करते हैं अपने रिस्पॉन्स को। ये जो रिस्पॉन्स रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस के रूप में, वही हमारा डिफ्यूज करता है
हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन होते हैं, तो इनमें ये डिफ्यूज करके ट्रांसमिशन को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता कैसे है, तो ये जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए हैं, यहाँ पे हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन केमिकल्स को रिसेप्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, इससे जाकर के ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बाइंड कर जाते हैं और इसी बाइंडिंग की वजह से ट्रांसमिशन हो पाता है नर्व इम्पल्स का। तो वही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्स एंड कंबाइंस विद स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड देयरबाय जनरेट्स एन इम्पल्स। और इसी तरह से ये बाइंड करके हमारे दूसरे न्यूरॉन में ये इम्पल्स को जनरेट कर देते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल के रूप में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का है एसिटाइल कोलिन और कोलिन एस्टरेज जो हमारा है वो इनएक्टिवेटर है एसिटाइल कोलिन का। कहने का मतलब ये है कि जब एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल यानी कि साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और फिर वहां से वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के प्रोटीन रिसेप्टर्स में जाके बाइंड करता है और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। और जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, मतलब कि अब इसे फर्दर इम्पल्स की जरूरत नहीं है, तो फिर हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स में इनएक्टिवेटर रिलीज होता है, जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनएक्टिवेट करता है, यानी कि इसके फंक्शन को रोकता है और ट्रांसमिशन को वहां पे वो प्रिवेंट करता है। तो ये जो है हमारा वही इनएक्टिवेटर, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग एसिटाइल कोलिन को माने हैं, तो उसके लिए इनएक्टिवेटर के रूप में हम यूज करते हैं कोलिन स्टेरेज को। तो एसिटाइल कोलिन एक जनरल एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर का, और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का इनएक्टिवेटर हमारा है कोलिन एस्टेरेज। तो ये हम याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ट्रांसमिशन इम्पल्स का कैसे होता है। इसमें इन्वॉल्व हमारे साइनेप्स होते हैं, साइनेप्स और ये हमारा जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो गैप होता है हमारे एक एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी या फिर डेंड्राइट के बीच में, उसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और यहीं पे ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस करता है। होता किसके थ्रू है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, जो कि हमारे साइनेप्टिक नॉब के साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारे एसिटाइल कोलिन है, और ये रिलीज होता है। और फिर ये कब रिलीज होता है, जब स्टिमुलस यहाँ तक पहुंचता है, यानी कि नर्व इम्पल्स हमारे एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए ये हमारे नॉब तक पहुंचता है, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करता है तो ये अपना केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के प्रोटीन रिसेप्टर्स के, यानी कि उसके सरफेस पे जो प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनसे ये बाइंड करता है, और फिर डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो पाता है। तो ये होल प्रोसेस था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का। लोग देख लेते हैं कि साइनेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि साइनेप्स जो हमारा जंक्शन था जिसके थ्रू हमारा जो ट्रांसमिशन हो पा रहा था, वो कितने तरह के होते हैं। तो एक हमारा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा है हमारा केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है, यानी कि एक एक्सॉन न्यूरॉन और दूसरा जो एक्सॉन होता है, जिन दोनों के बीच ट्रांसमिशन होना है, वो दोनों वेरी क्लोज कांटेक्ट में होता है। और यहाँ पे जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट फ्लो होता है, यानी कि यहाँ पे किसी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो होता है दोनों साइनेप्स के अक्रॉस। और फिर ये जो इम्पल्स होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, यहाँ किसी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं है। तो और क्लोज कांटेक्ट में होता है, तो कोई भी चीज़ जब क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन ज़्यादा फास्ट होगा। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रिक साइनेप्स में ट्रांसमिशन फास्ट होता है, और ये रेयर देखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल साइनेप्स के थ्रू ही होता है। तो केमिकल साइनेप्स क्या होता है, तो इसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो सेपरेटेड होते हैं एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसे हम लोग साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोले। अभी हम लोग देखे थे कि दो साइनेप्स, यानी कि दो जो न्यूरॉन है उनके बीच में जो स्पेस था वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहलाया था, जिसमें एक फ्लूइड फील्ड होता है। तो उसी के थ्रू जो है हमारा है केमिकल साइनेप्स कंडीशन जो है वो फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जैसे क्लोज कांटेक्ट था और डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसमिशन नहीं होता, यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ पे लिटिल गैप होता है, और उस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे ट्रांसमिशन को कंप्लीट कर पाते हैं।
और यहाँ पे जो केमिकल साइनेप्स में जो ट्रांसमिशन है वो हमेशा ही वन डायरेक्शन में होता है, यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ही हमेशा होगा, यानी कि प्री से पोस्ट की तरफ ही हमारा जो है, ये प्री है हमारा, तो इसके बाद ये पोस्ट में ये हमारा जो ट्रांसमिशन है वो इसी तरह से प्रोसीड करेगा। वन वे ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है, और ये जो वन वे कंडक्शन है यही हमारा मेन प्रिंसिपल है केमिकल साइनेप्स का। तो अगर पूछा जाए कि केमिकल साइनेप्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है वन वे कंडक्शन। यहाँ पे गैप देखने को मिलता है, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन को परफॉर्म करने में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइनेप्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, इसी वजह से फास्ट ट्रांसफर भी होता है। और केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे गैप देखने को मिलता है दो न्यूरॉन के बीच में, यानी प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन हो पाता है इम्पल्स का। और ये वन वे कंडक्शन होता है हमेशा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है हमारा सिग्नल वो ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग देखें कि हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होता है, और फिर वो कंडक्ट कैसे होता है हमारे पूरे एक्सॉन के थ्रू, और फिर एक्सॉन के एंड में वो जाकर के टर्मिनल से कैसे दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट हो पाता है। इसके पीछे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है ये हम लोगों ने देखा। मेन न्यूरोट्रांसमीटर जनरल हमारा एसिटाइलकोलिन, और उसका कोलिन स्टोरेज जो है वो इनएक्टिवेटर के रूप में कैसे काम करता है ये भी हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि कैसे हमारे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्या फेज है हमारे कंडक्शन और जनरेशन का, जिसमें कि इन्वॉल्व है हमारा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड फर्दर रिपोलराइजेशन। और इसी के थ्रू जो हमारा ये प्रोसेस जो वो कंटिन्यू रिपीट होते रहता है, और जिसकी वजह से वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन हमारा जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, और सिग्नल के रूप में हमारे ऑर्गन्स के बीच में ये ट्रांसमिट होता है, और फिर फंक्शन हमारा पूरा परफॉर्म हो पाता है एक। और इसी वजह से हमारा जो है वो रेगुलेशन होता है हमारे सभी ऑर्गन के फंक्शंस का, इन्हीं ट्रांसमिशन की वजह से, क्योंकि यही ट्रांसमिशन है जो सिग्नल को कैरी करके ले जाते हैं, और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसे वो शो करते हैं इसी ट्रांसमिशन की वजह से। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है या फिर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्रेन का क्या रोल है और कैसे फंक्शन होता है, पूरा ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर को, उनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस टॉपिक को फिर से एक बार रीड कीजिए और देखिए कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, या फिर सब कुछ क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेहिचक पूछें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फर्दर हमेशा अपडेट मिलती रहेगी जो भी क्लासेस आएंगी, और आप कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। पेज ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे आप अपना कन्फ्यूज़न पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do subscribe my channel, like the video, and if you have any doubt comment in comment box. Thank you so much.